द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपको पता होगा जिसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, आर इन अ रेशियो ऑफ 5:6। देखिए रेशियो पे कितना ये फोकस किया है, तो रेशियो वाला चैप्टर आपका बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट मतलब जैसे देखिए एडजेसेंट साइड का मतलब होता है एकदम बगल बगल वाला साइड, जैसे ये ए और डी है, इसके ठीक बगल में कौन सी साइड है, डी सी है, ठीक है। ये ए भी है, ए भी है, तो ए डी के एडजेसेंट कौन सी दो साइड्स हो गई, डी सी और ए बी, ठीक। तो कह रहा है कि ये एडजेसेंट साइड्स किस रेशियो में है, 5:6, ठीक है। इसका मतलब अगर ये वाली साइड 5x है तो ये वाली साइड 6x है, ठीक है। इफ इट्स पेरीमीटर इज, और हमें पेरीमीटर दे रखा है 121 सेंटीमीटर, फाइंड द साइज ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर AD 6x है तो BC भी 6x हुआ, और अगर DC 5x है तो AB भी 5x हुआ, और हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको बाउंड्री पूरा कैसे निकलेगा, आप AD करेंगे ऐड, AD प्लस DC प्लस CB प्लस BA। तो देखिए AD की वैल्यू है 6x, DC की वैल्यू है 5x, CB की वैल्यू है 6x, फिर आपके पास BA की वैल्यू है 5x। तो इन सब को मिला के क्या आएगा, 121। तो देखिए सारे x के टर्म्स में है इधर, तो सारे के सारे को हम ऐड कर देंगे। तो 6 + 6 12 हो गया, 12 + 10 हो गया आपका 22x = 121। और x कैसे निकल जाएगा, 121 डिवाइडेड बाई 22। इसका आंसर पॉइंट में आएगा 5 पॉइंट, ये लगता नहीं है पॉइंट यहाँ पर, हाँ 5.5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अभी तो हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू आई है ना, आपको क्या करनी है, इसके दोनों साइड्स निकालने हैं, दोनों मतलब AD और BC में से कोई भी एक आप निकालेंगे तो ऑब्वियस है कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, और DC या AB में से कोई भी एक के आप निकालेंगे। तो x अगर 5.5 है तो AD कितना हो गया, AD हो गया 6 × 5.5, और BC कितना हो गया, BC तो हमारे पास ये मैंने AD निकाल ही लिया तो ये नहीं लिखेंगे हम, तो हम DC कितना हो गया 5 × 5.5। तो अगर आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर A, जो कि है 27.5 सेंटीमीटर एंड 33 सेंटीमीटर। ओके, आप ये मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ क्लासरूम आर q to the power 6 minus p to the power 6 q to the power 3 if the number of rows in the class are p to the power 3 and q to the power 3 मल्टीप्लाई में है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ रो। एक रो में कितने स्टूडेंट बैठे हैं वो आपको निकालना है। देखिए अगर जैसे आपसे बोलता है कि अगर आपके पास टोटल 100 रुपये हैं और उनको 10 बच्चों में बांटना है, तो अब बताइए कि हर एक बच्चे को कितना रुपए मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो वैल्यू दी रहती है उसको नंबर ऑफ पर्सन से जितने में बांटना है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी तो वैसा ही है, टोटल बच्चे क्लास में कितने हैं वो आपको दिया है, और कितने रोज क्लास में है वो आपको दिया है, और आपको बताना है कि हर एक रो में कितने बच्चे फिट होंगे। तो इसमें भी हमें करना डिवाइड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको।
क्या हमारे पास दिया है, स्टूडेंट्स कितना दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ, समझ जाइएगा। पी टू द पावर 3 क्यू टू द पावर 6 माइनस पी टू द पावर 6 क्यू टू द पावर 3 और नंबर ऑफ रोज कितने दिए हैं, पी क्यू क्यू क्यू, ये 3 है। तो देखिए ऊपर लिख लीजिए आप पी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर ले रही हूँ, पी क्यूब क्यू टू द पावर 6 माइनस पी टू द पावर 6 क्यू क्यूब। अब नीचे लिख लीजिए पी टू द पावर 3 क्यू टू द पावर 3। ठीक है, अब ऊपर ध्यान से देखिए, आपको क्या कॉमन टर्म्स आता है कि कॉमन टर्म्स कैसे हम लोग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। यहाँ देखिए p के पास यहाँ कितना पावर है, 3 है, और माइनस के बाद कितना पावर है, 6 पावर है। इसका मतलब p में, दोनों में, ठीक है, इसमें क्या है, कॉमन कितना पावर, आप मैक्स से मैक्स पावर आप कॉमन आपको कितना दिख रहा है, देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना, 3 से ज़्यादा है, अगर नंबर 3 से ज़्यादा है एक्सपोनेंट में, इसका मतलब 3 भी तो उसके अंदर ही होगा। 6 जब आया है इसका मतलब 3 से ज़्यादा है, तो 3 ऑब्वियसली इसके अंदर होगा। वैसे ही अगर आप यहाँ देखें, क्यू भी यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि दोनों में टू दी पावर 3 कॉमन है। ठीक है, 3 पावर जो है वो कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जितना कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे देखिए p क्यूब कॉमन है, निकाल लिया बाहर। फिर देखिए क्यू में भी q का क्यूब कॉमन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई में रखते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ, लेकिन क्योंकि आपको फिर नहीं तो ये माइनस का साइन लगने लगेगा। तो अब देखिए इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, देखिए p क्यूब, ये p क्यूब तो पूरा का पूरा बाहर आ गया है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ हम p वाला टर्म लिखेंगे नहीं। q देखिए, क्यूब यहाँ बाहर है, लेकिन यहाँ पे q टू द पावर 6 है, इसका मतलब अभी भी इस माइनस के पहले q में अभी भी 3 पावर बची हुई है, तो यहाँ हम लिख देंगे q टू द पावर 3। फिर साइन कौन सा है, माइनस है। फिर देखिए यहाँ पर p टू द पावर 6 है, लेकिन हमने बाहर कितना निकाला है, सिर्फ p टू द पावर 3 निकाला है, इसका मतलब यहाँ p टू द पावर 3 अभी भी बचा है। और देखिए फिर है q टू द पावर 3, तो q टू द पावर 3 हमने पूरा निकाल लिया है, तो अब यहाँ पर q वाला टर्म नहीं लिखेंगे हम। तो ये आ गया हमारा ब्रैकेट के बाहर और ये आ गया हमारा ब्रैकेट के अंदर। अब क्या करेंगे, डिवाइड तो नीचे था ही, p टू द पावर क्यूब q टू द पावर क्यूब। ये देखिए यहाँ p टू द पावर क्यूब q टू द पावर क्यूब पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, क्योंकि ब्रैकेट और किसी टर्म के बीच में अगर कोई भी आपका सिंबल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म्स हैं हम उनको ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। कट मतलब डिवाइड कर सकते हैं या कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए p टू द पावर क्यूब q टू द पावर क्यूब नीचे भी है ऊपर भी है, तो ये कट के क्या हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। तो बचा हमारे पास क्या, बस हमारे पास बचा q टू द पावर क्यूब माइनस p टू द पावर क्यूब। तो हमारा आंसर यही आएगा, q टू द पावर क्यूब माइनस p टू द पावर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। यहाँ पर क्यूब लगा लीजिएगा, मैंने क्यूब लगाया नहीं है या लगा नहीं मुझसे, इसको थोड़ा अच्छे से आप ये देखिए, ये आ गया आपका फाइनल आंसर।
देखिए 14th वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें ऐड है, इसलिए आपको थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। रवि रिसीव्ड अ गिफ्ट बॉक्स शेप्ड लाइक अ स्क्वायर। रवि को एक गिफ्ट बॉक्स मिला जिसकी शेप कैसी थी, स्क्वायर जैसी थी। ही नोटिस दैट द डायगोनल्स ऑफ द बॉक्स टॉप फेस आर 14 सेंटीमीटर ईच। देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है उसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो उसने नोटिस किया कि जो बॉक्स का टॉप सरफेस था, जैसे कि आपको ना गिफ्ट बॉक्स मिलता है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए था, इनको लिखना चाहिए था एक्चुअली क्यूब लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वो 3D शेप रहता है ना। तो अगर आप किसी क्यूब का ऊपर वाला साइड देखेंगे तो वो आपको स्क्वायर शेप का दिखेगा, ठीक है। तो स्क्वायर शेप हम एक बना लेते हैं यहाँ पर। तो हमने ये एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। और क्या कह रहा है, इस स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स देखिए, ये एक डायगोनल हो गया और ये एक डायगोनल हो गया। ये दोनों क्या है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, वो है 14 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। हर एक डायगोनल 14 सेंटीमीटर का है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टॉप फेस ऑफ द बॉक्स। आपको ये जो टॉप फेस दिख रहा है इस बॉक्स का, इसकी हर एक साइड की लेंथ आपसे पूछा है। हर एक साइड की मतलब देखिए ये वाली लेंथ, अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे साइड्स का लेंथ तो इक्वल ही होगा, तो आप एक निकाल लेंगे तो सारी की लेंथ आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं एक डायगोनल हटा दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। मैंने ये एक डायगोनल यहाँ से हटा दिया अभी, ठीक है। आप समझिए कि अब देखिए आपको अगर मैं ये चीज़ आपसे पूछूं कि ये कौन सा शेप बन रहा है, मैं उससे अगर पूछूं कि ये वाला शेप कौन सा बन रहा है, ये देखिए, ये और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्क्वायर का जो यहाँ वाला जो एंगल होता है ना, सारा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल बना, एक तो ट्रायंगल बना, दूसरा कैसा ट्रायंगल बना, ये एक राइट ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट ट्रायंगल के लिए हमें क्या अप्लाई करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। अब देखिए आपको ये साइड नहीं पता, ये साइड नहीं पता, ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए मैंने इन दोनों को x ही माना है, ठीक है। एक को x और एक को y नहीं माना है, क्योंकि दोनों जब इक्वल लेंथ के हैं तो इनको हम मानेंगे भी इक्वली, ठीक। अब आपको ये साइड आपको दी हुई है, ये जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है वो आपको दी हुई है कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने इससे क्यों हाइपोटेन्यूज माना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये वाली जो साइड होती है ना, जो राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, वो क्या होती है, वो हाइपोटेन्यूज होती है, और सबसे बड़ी साइड होती है ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो देखिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ देखिए ये बेस अगर हम माने इसको, इस वाले लाइन को, तो ये भी x है तो इसका स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर है, ये भी x है तो इसका स्क्वायर, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर क्यों माना हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है x की वैल्यू। तो 2 को हम इस साइड ले जाएंगे तो अब ये हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया 2 9 ज़ार 18, 1 बचा 16, 2 8 ज़ार 16। अब एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ गया 98। तो अगर हमें x चाहिए तो x क्या होगा, अंडर रूट 98।
तो अब हमें 98 का अंडर रूट निकालना है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। इसके लिए आपको अभी पता होना चाहिए कि ये जो 98 है इसका कोई होल नंबर नहीं होता जो इसका स्क्वायर रूट हो, ठीक है। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है जिसको हम अगर खुद से मल्टीप्लाई करें तो 98 आ जाए। तो जब हमें ऐसा नंबर पता नहीं होता है तो हम कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट। देखिए इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए सीधा सीधा। ये 98 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18, 7, अब देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखिए कितने ऐसे पेयर्स बन रहे हैं जिसमें सेम नंबर है। जैसे देखिए ये 7 का एक पेयर बन गया, तो इसमें से हम सिर्फ एक 7 को मानेंगे। और देखिए 2 का कोई पेयर नहीं है ना। तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, जो पेयर बना है उसको हम पहले लिख देंगे 7, और जो बिना पेयर के है उसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 7 अंडर रूट 2। 7 रूट 2 इसको पढ़ते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 रूट 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है 7 रूट 2 सेंटीमीटर कहाँ है, 7 रूट 2 सेंटीमीटर ए वाले ऑप्शन में दिया है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसमें से जो भी आपको, देखिए ये सेम क्वेश्चंस तो आने के चांसेस कम है, क्योंकि ये जो सैम्पल पेपर होता है ये पिछले साल जो पेपर आया होता है जिस क्लास का, वही उसको दे दिया रहता है सैम्पल के हिसाब से। लेकिन ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में मिले ना, जैसे कि अंडर रूट निकालना, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरह से नया क्वेश्चन फ्रेम हो तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which type of graph is most suitable for comparing the performances of two players across multiple matches? आपसे पूछ रहा है किस टाइप का ग्राफ। देखिए आपको पता होगा ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, डबल बार ग्राफ, ठीक। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा जब हमें किसी दो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। कोई गेम है, ठीक है, कोई गेम खेलता है, उसमें दो प्लेयर्स हैं, हमको कंपेयर करना है। मान लीजिए कि हमें कंपेयर करना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कितने मैच में कितने रन्स बनाए, ठीक है। तो उस वैसे डेटा को कंपेयर करने के लिए आपके बेस्ट जो वो रहता है, ग्राफ रहता है, वो कौन सा होता है, वो डबल बार ग्राफ होता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ डबल बार ग्राफ होता क्या है। देखिए ऐसा होता है एक डबल बार ग्राफ। इसमें देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पर देखिए y1, y2, y3, y4, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे कि कितने उन्होंने रन्स बनाए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ है 50 रन, यहाँ मान लीजिए 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ 150 है, 150, ऐसे करके हमने मार्किंग रख दी। और यहाँ पर x1, x2, x3 क्या है, ये मैच नंबर है। ये पहला मैच, ये दूसरा मैच, ये M2 है, ठीक है, दूसरे मैच में, फिर तीसरे मैच में। और देखिए यहाँ पर हम टाइप 1 और टाइप 2 में क्या करेंगे, जो हमें प्लेयर्स को जिनको हमें कंपेयर करना है हम उनको रखेंगे। टाइप 1 में मान लीजिए हमने रख दिया रोहित को, ठीक है, रोहित शर्मा को, और टाइप 2 में हमने रख दिया विराट कोहली को। तो देखिए ऑरेंज वाला जो बार है, ये ऑरेंज वाला जो बार है वो आपको रोहित शर्मा के रन्स बताएगा, और जो ग्रे वाला बार है वो आपको विराट कोहली के रन्स बताएगा। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना कि पहले वाले मैच में, मैच 1 में रोहित शर्मा ने ज़्यादा रन्स स्कोर किए हैं और विराट ने कम किया है, ठीक है। लेकिन मैच 2 में देखिए रोहित शर्मा ने कम स्कोर किया है और विराट कोहली ने ज़्यादा स्कोर किया है। ऐसे करके हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये इसे कहते हैं डबल बार ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो बार ग्राफ्स है ना, यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डबल बार ग्राफ। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डबल बार ग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।